हाय एवरीवन, मैं हूं निधि रुंगटा, फाउंडर ऑफ इन्वेस्ट माय पैसा एंड वेलकम टू द फिनाले एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें मैं प्यार से पापा बुलाती हूँ। इनकी जर्नी शुरू हुई थी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टुडे ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। इनकी जर्नी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और आज वही मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो वेलकम पापा। थैंक्स निधि। तो हम लोग सबके साथ आपका जर्नी शेयर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बिगिनिंग से, चाकुलिया से, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपने अपना स्कूलिंग किया। तो चाकुलिया के बारे में आप प्लीज शेयर करिए। चाकुलिया जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ही छोटा सा गांव ही था और वहाँ पर स्कूल बोलने से दो गवर्नमेंट स्कूल थे, उसी में सब लोग पढ़ते थे। अच्छा, और लोगों के अंडरस्टैंडिंग लिए चाकुलिया लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ? एग्जैक्टली जमशेदपुर, और जमशेदपुर से खड़गपुर जब आते हैं तो ये बंगाल बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन है झारखंड में अभी। अच्छा, हाँ, उसमें बिहार था। हाँ, तो वही गवर्नमेंट स्कूल में सभी लोग वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता था। दो हाई स्कूल दो थे वहाँ पर, तो बहुत ही नॉर्मल हिंदी मीडियम स्कूल थे सब। और वहाँ पे आपका लाइक 11-12 आपने वहीं पे किया? नहीं, 11-12 उसमें नहीं होता था। उसमें 11 क्लास तक तो बोर्ड मैट्रिक, जो अभी क्लास 10 बोलते हैं, वही होता था। और उसके बाद वहाँ चाकुलिया में पढ़ाई अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद लोग को कॉलेज जाना पड़ता था, तो लोग बाहर चले जाते थे कहीं भी। तो हम लोग रांची चले गए थे पढ़ने के लिए, रांची कॉलेज। तो आप लोग का चाकुलिया में जो गवर्नमेंट स्कूल का सेटअप था, तो मैंने जो स्टोरी सुना है उसमें बोलते थे कि घर में सारे बच्चे एक जगह पे पढ़ते थे एक साथ में। हाँ, वो हम लोग एक्चुअली क्लास 5 तक घर में पढ़े हैं। और हम लोग के घर में नियम था, जॉइंट फैमिली थी, तो क्लास 5 तक स्कूल नहीं भेजते थे, घर में ही टीचर आके पढ़ाता था। और क्लास 6 से उन लोग स्कूल में एडमिशन कराते थे हम लोग का। तो हम लोग भी क्लास 6 से ही स्कूल गए हैं। ओह अच्छा। हाँ। तो वहां से आपको आईआईटी का तैयारी करने का कहाँ से आया? आईआईटी तैयारी करने का स्कूल लाइफ में कुछ नहीं था। स्कूल लाइफ में तो यही था, रांची जाने के बाद जब कॉलेज में गए तो साइंस में एडमिशन हुआ था। तो साइंस में तब लोग इंजीनियरिंग का तैयारी करते थे, वहीं से इंजीनियरिंग का तैयारी का अच्छा मालूम पटा, और वहीं से फिर इंजीनियरिंग का तैयारी शुरू कि इंजीनियरिंग करना है। तो आजकल जो कोचिंग का ट्रेंड हो गया, उस टाइम पे आईआईटी का तैयारी कैसे करते थे लोग? उसमें कोचिंग के बारे में कोई जानता भी नहीं था। या तो लोग बुक से तैयारी करते थे या पोस्टल से कुछ स्टडी मटेरियल मंगवा लेते थे। स्टडी मटेरियल को पोस्टल कोचिंग जिसको बोल सकते हो, वो स्टडी मटेरियल आते थे, उसी से पढ़ते थे लोग। अच्छा, एंड वहाँ पे आपका रिजल्ट कैसा रहा? आईआईटी में मेरा करीब 1600 कुछ रैंक था, लेकिन उसमें टोटल रैंक ही आते थे अप टू 2000 ही। हाँ, कि सीट ज़्यादा नहीं थी उसमें, 5 और एक बीएचयू मिला के 6 कॉलेज थी। तो उसमें गुवाहाटी भी नहीं था, आईआईटी गुवाहाटी भी। हाँ, क्योंकि आज के दिन पे एटलीस्ट जब मैंने जेईई दिया था तब तो 20-25 हजार तक रैंक में तो लोग का हो जाता था। हाँ, हम लोग इसमें 2000 तक ही रैंक आता था। अभी मतलब 10x का डिफरेंस हो गया। हाँ, तो मेरे को मिला था बीएचयू में फार्मास्यूटिकल साइंस मिला था, तो हमको एक सेमेस्टर वहाँ थे, लेकिन मेरे को फार्मास्यूटिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं आया था। अच्छा। तो इंटरेस्ट नहीं आने से मैंने किया कि अब फर्दर नहीं पढ़ेंगे इसको एक सेमेस्टर के बाद। तो हमने सेकेंड सेमेस्टर में छोड़ दिया था, उसको ड्रॉप कर दिया था अपना पढ़। वो तो बहुत ही ब्रेव डिसीजन था आपके पार्ट पे। तो हाँ, मैंने सबका ऑब्जेक्शन था कि नहीं छोड़ना है। ये मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कोई भी कारण से पढ़ाई में। तो आपके पास कुछ प्लान भी था उस टाइम दिमाग में कि ये नहीं करेंगे? तो प्लान भी मैंने वहाँ छोड़ते समय कि अब साइंस नहीं पढ़ेंगे, अब सीए करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। तो उसमें लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी को बहुत टफ पढ़ाई मानते थे। जनरली लोग मानते थे कि कोई पास नहीं करता है, क्योंकि हम लोग के चारों तरफ जो भी क्राउड था वो ज्यादातर पास करने वाले नहीं थे। हाँ, तो लोग के दिमाग में यही था कि सीए में कोई पास नहीं करता है। हाँ, क्योंकि कैलकाटा में भी लोग ऐसे बोलते हैं कि किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसे सीए करवा दो। वो ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ एक सर्किल में होगा।
हाँ हाँ, अच्छा तो इन जनरल वैसा नहीं है सीए। और हम लोग के समय तो सीए में 1 और 2% ही रिजल्ट होता था। ओ हाँ अभी तो फिर भी सीए में मैंने रिजल्ट बहुत ही इजी हो गया, पहले जैसा नहीं है टफ। अच्छा, हाँ तो आपने फिर सीए का पढ़ाई कैसे स्टार्ट मैंने जब आईआईटी को छोड़ दिया था तो सोचा था बीकॉम कर लें, लेकिन बीकॉम करने से मेरे को 1 साल और ज़्यादा लग रहा था पढ़ाई में, ग्रेजुएशन करने में। तब हमने बीएससी कंप्लीट कर लिया। फिर 1 साल की ज़्यादा नहीं करना है, समझे? हाँ हाँ। और उसमें ग्रेजुएशन के बाद सीए में डायरेक्ट एडमिशन था। वो कॉमर्स के लिए था 50%, साइंस के लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क्स था। अच्छा हाँ, तो हमने वो ग्रेजुएशन बीएससी करके डायरेक्ट सीए में एडमिशन किया था। अच्छा जैसे आजकल वो सीपीटी ये सब जो देना पड़ता है उसके, हाँ उस समय शायद एंट्रेंस था, हाँ लेकिन ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एडमिशन भी था। ओ अच्छा, हाँ तो फिर आप रांची से फिर बॉम्बे चले गए? हाँ फिर हमने जब सीए करना है तो ऑप्शन शुरू किया कि कहाँ करना है इसको। एक तो था कि रांची में ही करें, एक था कि कलकत्ता में लोग कर रहे थे, वहाँ ज़्यादातर लोग जितने जान चीन के थे तो कलकत्ता मिलने आए थे। लेकिन उन लोग सब बोलता था कि सीए करना, जिससे भी मिले सब बोलता था कि बहुत ही हार्ड है सीए करना। और मोटा मोटी जितने लोगों से मिले कि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा था किसी का भी। तो हमको लगा कि कलकत्ता का माहौल शायद ऐसा ही हो। तो मेरा एक दोस्त था जो कि बॉम्बे काम के लिए गया था, तो उसने बोला कि बॉम्बे में एक हॉस्टल है, वहाँ से सब लोग सीए पास कर जाते हैं। और वो बोला कि हम हॉस्टल में एडमिशन करा देंगे, सब बात उत कर लिए हैं, तुम आ जाओ बॉम्बे। तो हम बॉम्बे गए देखने के लिए, तो हमको बॉम्बे ज़्यादा बेटर लगा, तो फिर हम सीए करने बॉम्बे चले गए। तो ये फिर आप हॉस्टल में ही रह रहे थे? हाँ फिर मेरा वो जो फ्रेंड ले गया था उसने मेरा हॉस्टल में करवा दिया था, वहाँ लोग का जिनसे बात कर रखा था, तो हॉस्टल में मेरे को एडमिशन मिल गया था। और जनरली अगर देखा जाए तो हॉस्टल के चलते ही मेरा सीए भी हो गया। वाह, बहुत ही अमेजिंग हॉस्टल साउंड कर रहे हैं तो। हाँ तो आज भी बहुत फेमस हॉस्टल है वो, आरबीजी के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, और आज भी मेरा बॉम्बे में जो हॉस्टल वाला फ्रेंड सर्किल है, वो आज भी बहुत टच में है मेरे। ये मैंने पहली बार सुना होगा कि हॉस्टल का एलुमनाई आप लोग मेंटेन करके रखते हैं। हाँ हॉस्टल का एलुमनाई है, और हॉस्टल का मैंने एक्चुअली सीए में तो सब लोग काम करते हैं, सीए इंस्टीट्यूट का तो कोई एलुमनाई बोल के कुछ नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब ही सीए इंस्टीट्यूट का हो गया। हाँ लेकिन हॉस्टल से जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं उन लोग में एक ठू रहता है कि हम इस हॉस्टल के प्रोडक्ट हैं। तो बॉम्बे में मोर और लेस सब जानते हैं वो आरबीजी हॉस्टल। हम लोग के समय तो 225 स्टूडेंट का था, जो कि आज के दिन 1500 प्लस स्टूडेंट का है। तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ तो आपने जब साइंस से कॉमर्स में मूव किया तो वो डिफिकल्ट था क्या आपके लिए? एक बार तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि कॉमर्स का हमको कुछ भी नहीं आता था। तो अकाउंट्स के बारे में एबीसीडी भी पता नहीं था। तो जिस ऑफिस में हम कर रहे थे आर्टिकलशिप, वहाँ के बॉस ने वो स्टाफ लोगों से उनके घर में जो उनका छोटा भाई लोग था उनके बुक्स वगैरह मंगवाया क्लास 10-11 का, और उससे फिर हमने स्टडी शुरू किया एकदम क्लास, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ के आस्ते आस्ते पिकअप किया उसको। और फिर भी आपने एक बार में सारे लेवल्स जो सीए के थे वो क्लियर कर लिए? इंटर एक एक करके मैंने निकाला था, एक एक ग्रुप करके, और फाइनल दोनों ग्रुप एक साथ निकाल लिया। वाओ, दैट इज लाइक वेरी कमेंडेबल। हाँ। एंड तो आपको आर्टिकलशिप जहाँ पे आप कर रहे थे वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आर्टिकलशिप का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड मेरे को मैंने इंडिविजुअल इंचार्ज मिलने लग गया था आर्टिकल ऑडिट का। तो उसमें सबसे अच्छा मेरा असाइनमेंट था, ये हरकुलस वेस्ट बोल के कंपनी थी बजाज ग्रुप की, उसमें मैं शुरू से लास्ट तक अकेले ही मेरे को मिलता था फुल चार्ज। ये 3-4 महीना में शुरू से जाके ऑडिट शुरू करना है और बैलेंस शीट साइनिंग तक पूरा काम मेरे को ही करना था। बहुत रेयर होता है कि आर्टिकल के ऊपर इतना फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। हाँ वो बहुत ही रेयर होता है। लेकिन ठीक है, वो मीडियम टाइप की कंपनी थी, लेकिन पूरी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी थी, तो उससे सीखने को भी बहुत मिला कि कैसे कंपनी पूरा प्रोफेशनली मैनेज में चल सकता है। ओके।
एंड आपका आर्टिकलशिप का, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, कि क्या स्टाइपेंड होता था उस टाइम पे, एंड हम लोग कौन सा ईयर का बात करें ताकि लोग को थोड़ा पर्सपेक्टिव मिले। मेरा मतलब आर्टिकलशिप 85 से 88 का था। हाँ 1985 से 88। तो उसमें शायद फर्स्ट ईयर 200 होता था और 50-50 शायद इंक्रीज होता था सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। 50-50 मैंने 250 सेकेंड ईयर, हाँ 300 थर्ड ईयर। बाप रे। मेरे को पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ, उसी हाँ। लेवल में ही था बस। समझा। एंड उस टाइम पे आपका बॉम्बे में उससे खर्चा निकलता था कि नहीं, आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड से खर्चा नहीं निकल पाएगा आपका। हाँ उससे आप 25% एक्सपेंस मेकअप कर सकते हो मैक्सिमम। अच्छा हाँ ओके। उसमें बॉम्बे में आप मान लीजिए 800 to 1000 रुपीज का मंथली खर्चा होगा। हाँ 1/4 खर्चा उससे निकल सकता है मैक्सिमम। नहीं, आज के दिन में तो हम लोग बॉम्बे में 800,000 रुपए तो नहीं सोच सकते कि खर्चा हाँ, निकलेगा, बट नहीं 800,000 नहीं, अभी का इन्फ्लेशन वाइज हाँ आप कितना करोगे उस समय का हाँ 10 टाइम्स कर लीजिए। हाँ लेकिन उस हिसाब से आज का इंस्टीट्यूट में शायद फर्स्ट ईयर 4000 है, हाँ। सेकेंड ईयर 5000 स्टाइपेंड है। वही तो, मतलब लोग को थोड़ा समझने में आसानी रहेगी कि उस टाइम पे और आज के सैलरी में मतलब कितना अंतर है। हाँ दैट इज 20 टाइम्स हाँ। मोर। तो आपका एक बार जब आर्टिकलशिप खत्म हुआ, सीए खत्म हो गया, तो आपने कैलकाटा मूव करने का कैसे डिसीजन लिया? एक्चुअली बॉम्बे में मेरा कोई मेरा जान पहचान था नहीं कि बॉम्बे में तो या तो जॉब करना था तभी बॉम्बे स्टे कर सकते थे, और कोई बैकग्राउंड बॉम्बे का था नहीं मेरा। इसीलिए हम अपना बैकग्राउंड की कहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमने पहले रांची को चूज किया था। लेकिन लगा कि रांची बहुत छोटा सिटी है प्रैक्टिस के हिसाब से, तो यहाँ बहुत स्कोप नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर हमने रांची को भी चेंज करके कलकत्ता ट्राई करने का चेष्टा किया और अल्टीमेटली कलकत्ता ही रह गया। नहीं अच्छा है। एंड आपने कलकत्ता में कैसे शुरू किया? कलकत्ता में पहले हम किसी के ऑफिस में बैठते थे, टेबल स्पेस टाइप आप सोच लीजिए। टेबल स्पेस एज ए टेबल हाँ, मिल जाता था जो आपको? भी मैंने एक ऑफिस में हमको भी एक जगह मिला हुआ था, उसी में बैठते थे, उस ऑफिस का भी काम करते थे। ओके। हाँ और उसी से फिर अपना ऑफिस करके। हाँ तो आपने मूव किया था कौन से ईयर में? हम 89 में कलकत्ता आए थे। अच्छा। और हम फिर पास किए थे 88 में। हाँ और 89 में कलकत्ता आ गए। एंड उसी ईयर में आई थिंक आपका शादी भी 89 में शादी भी हो गया था। तो उस टाइम उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्या लाइफ में? हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, खर्चा भी बढ़ता है, सब चीज को मेकअप करना मुश्किल ही था उससे। तो आपने अपना ऑफिस स्पेस फिर कब लिया? हमने करीब 92 में जाके अपना ऑफिस लिया था। अच्छा। हाँ। एंड उससे आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ या? डिफरेंस मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम, मैंने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं पूरा ऑफिस में। पहले हम आधा काम ऑफिस में करते थे, आधा घर में भी करते थे। तो जैसे मैंने आपसे ये चीज देखा कि आप जैसे जगह शिफ्ट कर रहे थे, तो कलकत्ता में आपका, मैं अज्यूम करूँ कि कोई नेटवर्क नहीं था उस टाइम पे, तो आपने वो बिल्ड करने के लिए, जितना मैंने सुना है कि बहुत मेहनत की थी। हाँ पहले जहाँ भी रहते थे, जैसे जिस एरिया में है वहाँ जितने सीए लोग थे या जितने भी अपने कम्युनिटी के थे, उन लोग से कैसे लिंक करना है वो सब भी ट्राई कर रहे थे। और फिर हमने लायंस क्लब ज्वाइन किया था कि लायंस क्लब के थ्रू एक सर्किल बने, जान पहचान बने। तो अल्टीमेटली उसी टाइप से क्लब हुआ और लोकल सर्किल हुआ, उस सब के थ्रू अपना जान पहचान बढ़ाना शुरू किया था। फिर आपने सीए के बाद और भी डिफरेंट चीज़ों में ट्राई किया है बिजनेस करने का, तो आपने एक रिटेल आउटलेट भी खोला था, एंड उसके बाद फिर आप वहां से भी एग्जिट कर गए थे। हाँ एक्चुअली मेरा सीए मेन एम नहीं था, सीए प्रैक्टिस। मेन एम था बिजनेस ही, लेकिन बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल था नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस करना शुरू। प्रैक्टिस में कैपिटल का उतना जरूरत नहीं रहता है, लेकिन जरा सा कैपिटल आया तो हमने रिटेल में किया था, लेकिन रिटेल में उतना मजा नहीं आया। जो सोच के रिटेल में एंट्री किए थे उतना मेरे को नहीं फील हुआ कि उसमें उतना ग्रोथ है।
समझा। हाँ। तो हमने उसको फिर उसमें प्रॉब्लम भी बहुत आया था, कलकत्ता का जो नॉर्मल प्रॉब्लम रहता है यूनियन वगैरह का, सब चीज़ का। तो फिर हमने अल्टीमेटली उससे एग्जिट कर लिया था। एंड वो प्रॉफिटेबल था आपके लिए जो एग्जिट था? हाँ, मैंने कोई नुकसान बहुत नहीं किया। हमने हाँ। जिस हिसाब से एग्जिट किया हाँ। तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। समझा। तो मतलब मैंने आपसे ये चीज बहुत बार सुना है कि हम लोग जैसे स्टॉक्स में भी बाइंग कर लेते हैं, एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, कोई भी हाँ। चीज में एग्जिट बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। हाँ, तो आपको जब आप बिजनेस से एग्जिट कर रहे थे तो आपको तब डर नहीं लग रहा था कि ये सही नहीं, है, गलत है? एग्जिट करना डिफिकल्ट था, डर तो एग्जिट करने का नहीं था। हम्म। भाई एग्जिट से जैसे लोग नुकसान कर लेता है बहुत सा, या एग्जिट से कहाँ जाना है वो कंफर्म नहीं था। और हमारा तो मन में डिटर्मिनेशन हो गया था कि एग्जिट करना है तो करना है बस। और हमने एग्जिट करते समय किसी को बताया नहीं था। जब फाइनल एग्जिट हो गया तभी लोगों को बताया कि वो एग्जिट कर गया। हाँ, तो नहीं तो लोगों के ओपिनियन से बहुत हाँ, बहुत बायस्ड भी हो जाता है हाँ, आदमी। हाँ। नहीं, ये तो है। तो जैसे आपने बचपन से हमें एडुकेशन पे बहुत फोकस दिया है, मैंने आप ही से सीखा ये चीज कि लॉ ऑफ एवरेजेस हमेशा मानना चाहिए। ठीक है कि एक कॉलेज जो आजकल जैसे बिल गेट्स का बोलते हैं कि वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट था और बहुत सक्सेसफुल है, तो वैसे लोग बहुत एक्सेप्शंस होते हैं और जो एडुकेटेड होते हैं वो ऑन एन एवरेज आर मोर सक्सेसफुल। हाँ, मैंने लॉ ऑफ एक्सेप्शन हाँ आप बोल सकते हैं कि मैंने एक्सेप्शन को लॉ नहीं मानना चाहिए हमेशा। हाँ, एवरेज को देखना चाहिए। डायरेक्शन अगर आप किसी चीज का देखना है तो एक्सेप्शन को मत देखिएगा। हाँ। जो एवरेज में क्या हो रहा है। हाँ। जैसे एवरेज में पढ़े लिखे लोग एक ठो ऊंचाई पर जा रहे हैं, और मान लीजिए कोई बिना पढ़ा लिखा लोग कोई ग्रो कर गया, तो वो सब एक्सेप्शन है। कुछ एक लोग हैं। हाँ, लेकिन मास में आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो आप एक तो है कि एक लेवल ऑफ पढ़ाई आप कर लिए तो आपका ग्रोथ तो है, कितना ग्रो करोगे वो हो सकता है, लेकिन आप ग्रो तो कर ही रहे हो। नॉर्मल अनपढ़ आदमी और पढ़ा लिखा में जो ग्रोथ का अंतर है वो तो क्लियर दिखेगा ही। हाँ, एंड जैसे आपने जहाँ पे भी एग्जिट किया उसको आपने एंड गोल नहीं कंसिडर किया? नहीं, हमने तो जैसे रिटेल से एग्जिट किया, तो हमने फिर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री किया। राइस मिल जो बोलते हैं। कि जैसे आपने इंजीनियरिंग से भी एग्जिट किया तो आपने सीए में एंटर कर लिया। तो आपने जैसे मेंशन किया कि आपने मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लिया, तो वो डिसीजन आपने फिर कैसे लिया? फिर से बिजनेस में घुसने में डर लग रहा था कि अच्छा अब नेक्स्ट करना चाहिए? जब पहला बिजनेस में तकलीफ आना शुरू हुआ था तब तो लगता था कि बिजनेस बहुत अब नहीं करेंगे। लेकिन मन में एक तो जोश रहता है कि बस करना ही है। निकलने के बाद फिर हो गया कि नहीं, करना ही है। तो उसी को लेके फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि बैंक लोन वगैरह सब मिल जाता है आपको इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, जो शायद रिटेल में उतना इजी नहीं रहता है जितना मैन्युफैक्चरिंग में बैंक वगैरह का सपोर्ट मिलता है। जैसे किस तरह का सपोर्ट? मैंने इसे मैन्युफैक्चरिंग में टर्म लोन है, ये है। अच्छा, तो आपने बैंक से लोन लेके ये स्टार्ट किया? मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था वो बैंक से लोन लेके स्टार्ट हुआ था। तो मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग में भी राइस कैसे चूज किया? राइस एक्चुअली फैमिली बिजनेस भी था हम लोग का। तो मैंने बचपन में हम लोग के सब राइस मिल के देख के ही बड़े हुए थे, तो लगा कि फैमिली बिजनेस में थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है आदमी का, इसीलिए राइस को चूज किया था। ओके, तो फिर आपका वहां पे कैसा जर्नी रहा, क्योंकि आपने जापान से एक्सपोर्ट किया मैंने था? पहले तो जो राइस छोटा रूप में मिल बैठाया था। फिर जब राइस का एक्सपीरियंस हो गया और राइस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री आने लग गए, तो हम लोग को लगा कि छोटा इंडस्ट्री का माहौल अब खत्म हो रहा है छोटे में। तब हमने बिग लेवल पर उसको प्लान किया। और तब वो जो इम्पोर्टेड सबसे बेस्ट मशीन सब जो जापान से मंगाया हमने। तो आप जापान का भी विजिट नहीं किया? नहीं, जापान का उनका हेड ऑफिस दिल्ली में ही है जिस कंपनी का सेटअप है। तो उनका जो यहाँ पर इंडिया के CMD हैं उनसे मैं भेंट करके आया था। तो उनका भेंट भी, मेरा मीटिंग भी बहुत ही फ्रूटफुल था। उनसे बहुत नॉलेज मिला मशीन के बारे में, क्या क्या मिलता है।
जो कि जनरली लोग नहीं करते हैं कि मशीन परचेज कर लिए, जो एजेंट है वो बेच के चला गया। हमने बोला कि मशीन लेंगे तो हम इनका सीएमडी से मिलेंगे। तो हम दिल्ली जाके उनके सीएमडी से मीटिंग किए थे, पूरा सारा दिन का मीटिंग था। ओके, तो उसमें मतलब क्या चीज हेल्प किया उस मीटिंग से आपको? नहीं, उनके पास जो नॉलेज था वो जनरल एम्प्लॉय के पास नहीं होता है, चाहे आपका जोनल मैनेजर हो चाहे जो हो। उनसे बहुत फीडबैक मिला, प्लस उनका एक एश्योरेंस था। जैसे हम उनको पूछे कि आपका मशीन लेते हैं तो क्या गारंटी है, तो बोला बस आप मेरा कंपनी का मशीन ले लिए, बाकी सारा गारंटी मेरा है। अच्छा। आपको कुछ नहीं है। हाँ। तो मेरे को जो लोअर लेवल का स्टाफ से प्रॉब्लम आता था तो उनको कनेक्ट करते थे। हाँ। तो तुरंत ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाता था। ओके। हाँ, तो आपने जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट किया उसके बाद भी आप वहां पे नहीं रुके, आपने उसको एक्सपैंड करते गए। तो वो जो आपके ऊपर बैंक लोन का प्रेशर था, या कैसे आपने ब्रेक इवन किया, या हाउ डिड यू मैनेज द स्ट्रेस ऑफ बिल्डिंग अ लार्ज इंडस्ट्री? पर मेरा शुरू से सेविंग का एक आदत था। तो वो हमारा जो भी सेविंग करते थे वो सब शेयर में, ज्यादा पैसा उसमें शेयर था, म्यूचुअल फंड तो उसमें आया ही नहीं था। हाँ। तो बाद में म्यूचुअल फंड आने से शेयर एंड म्यूचुअल फंड दोनों मिक्स रहता था। ओके। तो उसमें पैसा हमारा क्या बोलेंगे, रिजर्व फंड हमेशा रखता थे। तो वो रिजर्व फंड हमेशा मेरा थ्रू ताकत रहता था। जो स्ट्रेंथ आदमी का बोलोगे, तो एक तो रिजर्व फंड था, उसको यूज नहीं करते थे जनरली। समझा। तो रिजर्व फंड आप किसको बोलोगे कि जितना आपका कैपिटल है उसका मतलब? नहीं, जो एक तो सिंपल अलग रख देते थे। कि इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको केवल इमरजेंसी में टच करना है। ओके। हाँ। तो जैसे बैंक का लोन है, तो बैंक का लोन में कभी डिफॉल्ट हो रहा है तो अपने को रिजर्व फंड से यूज करना है, बैंक का डिफॉल्ट नहीं करना है। हाँ, ये सब टाइप। तो वो जो हैबिट था इक्विटी में लगाने का और म्यूचुअल फंड में लगाने का, वो मेरा बहुत काम आया बाद में भी। ओके। तो आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस बना रहता है। हाँ, उससे एक तो स्ट्रेंथ आदमी का बना रहता है कि मेरे पास एक बैकअप फंड है। जैसे कि आई थिंक आपने जो वर्क लाइफ बैलेंस में भी मेंटेन किया है, कि जैसे हम लोग वेकेशंस पे हमेशा जाते थे, या हमारा एजुकेशन का भी जो कॉस्ट का स्ट्रेस है, वो आई थिंक इन्वेस्टमेंट से आपको हेल्प हुआ होगा। हाँ, एक तो बैकअप फंड स्टार्टिंग से फिर रेडी हो जाने के बाद वो आदमी का अपने आप ही स्ट्रेंथ हो जाता है। चाहे वो यूज लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन आदमी के मन में है कि मेरे पीछे में इतना फंड मेरा पड़ा है। तो आपको कभी डिप करने का जरूरत पड़ा? नहीं, कब, बहुत ही रेयर पड़ा है। हाँ। अच्छा, तो अपने आप वो स्ट्रेंथ रहने से अपने अपने आप ही आदमी का कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, तो आप बिजनेस बेटर। हाँ, जैसे बैंक का भी मेरा जो बिग इंडस्ट्री में भी गए तो जितना बैंक का लोन था मोटा मोटी उतने पर मेरे पास बैकअप फंड भी था, सेम अमाउंट का। हाँ। अच्छा। तो मेरे को बैंक का लोन का कभी डर नहीं लगा। ओके। हाँ। और बैंक में एक तो गुडविल भी रहा कि इसका कभी डिफॉल्ट नहीं होता है इसका। समझा। तो आपने ये फैक्ट्री जब स्टार्ट किया उस टाइम आपका एज कितना होगा? मेरा एज करीब, फैक्ट्री स्टार्ट हुआ है उसमें मेरा एज हो गया 43। एंड उस टाइम आई थिंक मैं और मेरा भाई दोनों आपके लाइफ में थे। तो उस टाइम आपको ये रिस्क लेने में डर नहीं लगा? क्योंकि मेरे जनरेशन के जो लोग हैं वो यूजुअली 43 में अभी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। नहीं हो सकता, हम लोग का स्टार्टिंग लाइफ ज्यादा टफ था, तो जीरो से शुरू, तो हम लोग को कोई भी बड़ा वेंचर करने में 40 का एज के बाद ही होगा, क्योंकि फंड नहीं था ना शुरू स्टार्टिंग। हाँ। हम लोग के लिए तो 40 वाला स्टार्ट है। स्टार्ट है मैंने। हाँ, 40 के बाद नहीं। और लोग, मेरे को लगता है आज के दिन पे बिजनेस का रिस्क बहुत अर्ली लेना चाहते हैं, ताकि वो वेट नहीं करना चाहते 40 तक। रिस्क बहुत लोग तो लेते ही नहीं है। हाँ, एंड मतलब 40 पे रिस्क लेने की जगह वो कॉर्पस लेके रिटायर कर जाना चाहते हैं। हाँ, कॉर्पस हो गया तो वही अब करना ही क्यों है। हाँ। बट आपने वो कॉर्पस लेके उसको एज अ स्ट्रेंथ यूज किया टू स्टार्ट समथिंग एल्स। तो नहीं, बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के आपसे। एंड तो अब जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो लोग अभी भी लाइफ में मतलब अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं, ऐसे अपना एजुकेशन का या करियर का, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिजनेस में डर नहीं होना चाहिए। हाँ। आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ करते रहो, और लगे कि कुछ गलत डिसीजन हो गया तो एग्जिट भी करना सीख जाओ। ये नहीं कि भाई उसी में लगे रहो
क्योंकि फिर उसमें आपको टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, नहीं, एग्जिट भी करना जरूरी है आदमी को। हाँ, और एजुकेशन आई थिंक फोकस भी एक होना चाहिए। एडुकेशन तो मस्ट है कोई भी चीज का। हाँ, एडुकेशन, डिसिप्लिन, हाँ, कोई भी चीज है, और खासकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कोई भी बिजनेस में यदि आपका फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंस मतलब अकाउंट्स वगैरह सभी चीज, आपको पता ही नहीं है कि आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वहीं पर ज्यादा बिजनेस फेल होते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे ये अकाउंटिंग वाला चीज सीखा है कि आपने मंथली कैसे कैसे आप चेक्स रखते हो। आपके मंथली पूरा, आपको पूरा चीज बिजनेस का मेरा क्या पोजीशन है वो आपको पूरा हर समय पता होना चाहिए। हाँ, कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो आपके अकाउंट्स वगैरह जो सिस्टम्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको सब चीज पता चलते रहेगा। हाँ, और लोग उसी में बहुत कमजोर रहते हैं कि उसको नजरअंदाज कर देते हैं अकाउंटिंग चीज को। जैसे लोग जब बिजनेस में आते हैं तो वो लोग अपना साइंस का पढ़ाई को ना निगेट कर देते हैं कि अरे ये जो हमने पढ़ा था ये तो कभी लाइफ में काम नहीं आया। तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो आपने पढ़ा है पहले फिजिक्स में या बीएससी में या कुछ भी? साइंस का पढ़ाई जैसे इंडस्ट्री में जाने से तो बहुत काम आता है। अच्छा। क्योंकि जनरली जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है वो मशीन को ज्यादा समझता नहीं है, मशीन का टर्म्स को। तो हम लोग का जैसे बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, तो हम लोग को मशीन का सब चीज बैकग्राउंड समझ में आता है। हाँ, इजीली समझ में आ जाता है। हाँ, अब जैसे सटाके का ही हम जैसे एमडी से मिले, हाँ, तो उन्होंने जितना मेरे को एक्सप्लेन किया कि मशीन के बारे में, तो हमको इजीली ग्रास्प हो गया कि हम बीएससी के स्टूडेंट थे। अच्छा। हाँ, तो लोग प्लीज अपनी साइंस के पढ़ाई को भी इक्वली ध्यान दें, क्योंकि जैसे आप सुन सकते कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है। तो पापा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस टुडे, एंड आई होप कि लोग को भी कुछ सीखने को मिले जैसे मैंने आपसे लाइफ लॉन्ग देख देख के सीखा है। तो गिफ्ट का ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए पापा ये आपके लिए। थैंक्स निधि। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के एपिसोड से जो हमने सीखा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, अपनी रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है और लाइफ में रिस्क लेना भी इक्वली नेसेसरी है।